नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज 360 में। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। अगले आधे घंटे अभी तक की तमाम अहम खबरें, हर अपडेट आपके सामने होंगी। क्या वो खबरें हैं जो आज न्यूज 360 में आप देखेंगे। 7 बजे की बड़ी खबरें आपको बता दें। बाटला हाउस केस में बड़ा फैसला आया है। आतंकी आरिज खान को फांसी की सजा सुनाई गई है। पूरी खबर आपको बताएंगे। इसके अलावा अमित शाह किस तरह से बंगाल में गरजे ममता दीदी पर, और ममता बनर्जी को कह डाला कि आखिर उन्हें हत्याओं का भी दर्द क्यों नहीं होता। पूरी खबर आपको बताएंगे। तीसरी बड़ी खबर, क्या कोरोना का ये रिटर्न है? जी हां, जिस तरह से आंकड़े हैं वो डराने वाले आंकड़े हैं हर दिन के साथ। पूरी खबर कोरोना से जुड़ी देश की, महाराष्ट्र की हर अपडेट आपको बताएंगे। इसके अलावा और भी अहम खबरें होंगी। शुरुआत बाटला हाउस केस में बड़े फैसले से। तो बाटला केस के दोषी आरिज खान को कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है। दिल्ली की साकेत कोर्ट ने इसे रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस माना है। आरिज खान को कोर्ट ने दोषी करार दिया है। साथ ही आरिज पर कोर्ट ने 11 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है, जिसमें 10 लाख रुपए शहीद इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा के परिवार को दिए जाएंगे। आपको बता दें कि साल 2008 में हुए बाटला हाउस एनकाउंटर केस के बाद आरिज खान भाग गया था और साल 2018 में उसे नेपाल से गिरफ्तार किया गया था। और इस मामले में अब अहम फैसला, फांसी की सजा आरिज खान को। और अब बात करते हैं एंटीलिया केस की, जहां एंटीलिया के बाहर मिले विस्फोटकों से भरी कार मामले में मुंबई पुलिस ने सचिन वाजे को सस्पेंड कर दिया। इस बीच सचिन वाजे की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें जेजे अस्पताल में भर्ती कराया गया। सचिन को सीने में दर्द की शिकायत हुई थी। 2 डॉक्टर्स की टीम उनकी जांच कर रही है। आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और एनसीपी चीफ शरद पवार के बीच इस मसले को लेकर एक अहम मीटिंग हुई, जिसके बाद सचिन वाजे को सस्पेंड करने का आदेश जारी हुआ। माना जा रहा है कि इसी बैठक में वाजे को सस्पेंड करने का फैसला लिया गया। बता दें कि सचिन वाजे को शनिवार रात एनआईए ने गिरफ्तार किया था। अब एनआईए उन्हें पीपीई किट पहनाकर क्राइम सीन रिक्रिएट करने वाली है, ताकि यह पता चल सके, जो अंदेशा है कि यह व्यक्ति जो सीसीटीवी में दिख रहा है पीपीई किट पहना हुआ, यह कहीं सचिन वाजे तो नहीं। और इस खबर पर मुंबई से हमारे साथ जुड़ रहे हैं जी मीडिया संवाददाता राजीव रंजन। राजीव, क्या ताजा अपडेट है? कहा जा रहा है तबीयत बिगड़ी है सचिन वाजे की, और इसके साथ ही हाई लेवल मीटिंग में उन्हें सस्पेंड किया गया है। अंदर खाने से क्या कुछ खबरें आ रही हैं? देखिए, जिस तरीके से सचिन वाजे का ये जो मसला हुआ है, इस मसले को लेकर एनआईए के साथ साथ एटीएस ने भी अपनी जांच शुरू कर दी है। एनआईए जांच में जिस तरीके से जो बातें सामने आई है, उस बात को लेकर गंभीर चिंता का विषय बना हुआ है। इस बात को लेकर जरूर एक हाई स्टेज मीटिंग हुई जिसमें शरद पवार के साथ साथ एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार के साथ साथ मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे भी थे, और इसके बाद ही वो निर्णय लिया सस्पेंशन का। लेकिन जिस तरीके से पूछताछ के बाद कई ऐसे पहलू सामने आ रहे हैं, उन पहलू की सत्यता, उन पहलू की पूरी तरह से तहकीकात करना जरूरी हो रहा है। जो एनआईए ये बात को क्राइम सीन रिक्रिएट करना चाहती है कि आखिर जिस गाड़ी से, यानी जो व्यक्ति पीपीई किट पहने वो एंटीलिया के पास दिखा था, क्या वो सचिन वाजे थे, इस बात को भी तहकीकात करना चाहती थी। इसके अलावा साथ साथ ये भी है कि जिस तरीके से जो इनोवा गाड़ी है जो 2 बार मुंबई पुलिस कमिश्नर के दफ्तर से निकली है, वो किस लिए आई थी, उसके सीसीटीवी भी खंगाले जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि एक और चौंकाने वाला तथ्य सामने आया है कि सचिन वाजे उस थाने के उस दुकान पे गए थे जहाँ से नंबर प्लेट, फर्जी नंबर प्लेट लिया गया था। उस बात की भी तहकीकात की जा रही है कि आखिर सचिन वाजे अगर वहां गए थे तो किस तरीके से वहां बात हुई थी, क्या पूछताछ हुई थी, क्या उन्होंने खुद वो नंबर प्लेट लिए थे, या नंबर प्लेट किस तरह किस लिए बदले गए थे, उस वक्त क्या कागजात दिखाए गए थे, इस बात की भी पूरी तरह से तहकीकात की जा रही है। लेकिन ये बात जरूर है कि जिस तरीके से सचिन वाजे का सस्पेंशन हुआ है, ये अलग अलग विरोधी दल के लिए एक चर्चा का विषय भी बना हुआ है, और विरोधी दल बार बार सरकार पर प्रहार कर रही है कि मामला जो था इतना आसान नहीं था, बहुत संगीन मामला, पूरी सोची समझी तहकीकात सोची समझी तरीके से किया गया है। और सचिन वाजे क्योंकि इस मामले में काफ़ी सिद्धहस्त माने जा रहे हैं कि 1992 से सचिन वाजे जो हैं वो मुंबई पुलिस में हैं। गढ़चिरौली और कई नक्सल इलाकों में
अपनी पोस्टिंग के बाद जब एनकाउंटर के दौरान एनकाउंटर स्पेशलिस्ट बने तो सचिन वजे ने 63 जो नामजद अपराधियों का है उनका एनकाउंटर किया था। लेकिन ख्वाजा यूनुस के मामले में जैसे ही सचिन वजे का नाम आया उस वक्त उन्हें सस्पेंड किया गया। तकरीबन 17 साल सचिन वजे सस्पेंड रहे और इसके बाद ये अभी उन्हें इसी साल पिछले साल 2020 में कोरोना के दौरान उन्हें रीइंस्टिगेट किया जाएगा, यानी उन्हें तो सबके अपने अपने दावे इस पूरे मामले में, लेकिन ये पूरा मामला गंभीर है, ये बात स्पष्ट तौर पर नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे आपका राजीव रंजन इस अहम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बात पश्चिम बंगाल के सियासी रण की करते हैं, जहां अमित शाह इस वक्त लगातार गरज रहे हैं और आज झारग्राम और बांकुरा में उन्होंने रैली की और इस दौरान अमित शाह ने कहा कि पश्चिम बंगाल को 10 साल में टीएमसी यानी तृणमूल कांग्रेस की सरकार ने पाताल में पहुंचा दिया है। शाह ने यह भी आरोप लगाया कि भ्रष्टाचार, टोलबाजी, राजनीतिक हिंसा, राजनीतिक हत्याएं, घुसपैठ, इस वजह से पूरे बंगाल का जो विकास है वो तहस नहस करने का काम टीएमसी ने किया। अमित शाह ने झारग्राम के लोगों से अपील की कि बंगाल के विकास में जो सरकार आड़े आ रही है उसे हटाकर दम लें। ममता के पैर में लगी चोट पर शाह ने तंज कसा और कहा कि उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं, लेकिन ये मैं जानना चाहता हूं कि 130 कार्यकर्ता मारे गए थे, उनके दर्द, उनकी माताओं का दर्द आखिर कब महसूस करेंगी ममता बनर्जी? दीदी, आपके पैर में चोट आई, आप इतनी आहत हो गई हो, बहुत दुखी हो गई हो, व्हीलचेयर में घूमती हैं, मगर मैं उनको पूछना चाहता हूं, मेरे 130 कार्यकर्ता जिनकी जान आपकी राजनीतिक हिंसा ने ली है, उनकी माताओं का दर्द आप जानती है? आपको इनके आपके पैर की चोट के लिए तो दर्द होता है। 130 कार्यकर्ता मारे गए हैं, इनकी माताओं का दर्द आप नहीं जानती है? बंगाल की जनता इस बार 130 राजनीतिक हत्याओं का आपको बैलेट के मशीन के अंदर आपको उसका जवाब मिलने वाला है। इधर पलटवार में ममता बनर्जी ने एक बार फिर टीएमसी के चुनाव प्रचार की कमान यानी इलेक्शन कैंपेन को संभाल लिया है। पुरुलिया में व्हील चेयर पर रैली को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी 5 स्टार होटल का खाना लेकर आदिवासियों के घर जाती है, दलित का घर किराए पर लेती है। मैं पूरी तरह स्वस्थ नहीं हूं, इसलिए ज्यादा नहीं बोल पा रही। साथ ही ममता ने यह भी कहा कि मेरा पांव तो ठीक हो जाएगा और तब देखूंगी कि बीजेपी का पांव कितना काम करेगा। बस इंतजार करें, हमला कर हमें रोका नहीं जा सकता। इधर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसान यूनियन के नेताओं को नसीहत दी है। उन्होंने कहा कि वो दुनिया की ठेकेदारी लेने की कोशिश ना करें, किसान की बात करेंगे तो यूनियन को भी फायदा होगा। दरअसल किसान यूनियन के नेता बंगाल में बीजेपी के खिलाफ महापंचायत कर रहे हैं और केंद्र सरकार पर कृषि कानून वापस करने की मांग कर रहे हैं। किसान यूनियन के नेता अपने मामले में तो निर्णय कर नहीं पा रहे हैं, दुनिया की ठेकेदारी लेने की कोशिश कर रहे हैं। मैं उनको आग्रह करना चाहता हूं, वो किसान नेता हैं, किसानों की बात पर चर्चा करें। इधर एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर यूपी की योगी सरकार पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश में हुए एनकाउंटर में 37% मुसलमान मारे गए। यूपी के बलरामपुर में ओवैसी ने कहा कि योगी सरकार सिर्फ एक ही मजहब और जाति बिरादरी की बात करती है। ओवैसी ने दावा किया कि यूपी में दोबारा योगी सरकार नहीं बनेगी। हालांकि ओवैसी के इस बयान पर यूपी सरकार के मंत्री मोहसिन रजा ने जवाब दिया। उन्होंने ओवैसी को सलाह भी दे डाली। जब से बीजेपी की सरकार बनी 2017 से 2020 के दरमियान में 6,775 एनकाउंटर हुए, 6,475 एनकाउंटर हुए, जिसमें से मरने वालों की तादाद 37% मुसलमानों की। उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी की सरकार आई है 2017 से, वहां पर इनकाउंटर हो रहे हैं, इतने हजार इनकाउंटर हुए हैं, उसमें इतने % मुसलमानों के इनकाउंटर हुए हैं। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप उनको राय दीजिए,
आप जाइए, आप क्या कर रहे हैं। अगर वाकई में आपके अंदर इस तरह की भाव हैं कि नहीं होना चाहिए, अपराधी नहीं बनना चाहिए किसी को, तो आप जाकर जिनका ठेका लिया है उनको समझाइए और उनसे कहिए कि इतनी परसेंटेज क्यों आ रही है आपकी। आप बैरिस्टर बनिए हमारी तरह, आप अपनी तरह बैरिस्टर बनाइए। भाषण तो आप ऐसे देते हैं कि वो अपराधी बन जाते हैं, इसलिए ये हो रहा है। और चलिए अब बात करते हैं कोरोना की, जो लगातार बेकाबू होता जा रहा है। बीते 24 घंटे की अगर हम बात करें तो कोरोना की रफ्तार बढ़ती जा रही है। 26,291 केस नए रजिस्टर हुए हैं 24 घंटे में। 118 लोगों की इस वायरस से जान गई है। वहीं देश में कोरोना के एक्टिव केस 2,19,000 के पार पहुंच चुके हैं। देश में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र से आ रहे हैं। अब तक 1,58,000 की मौत हो चुकी है कोरोना से। वैक्सीनेशन महाअभियान के तहत लगभग 3 करोड़ लोगों का टीकाकरण हो चुका है। महाराष्ट्र में अभी 1,26,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। 16,000 से ज्यादा कोरोना के नए मामले, 16,620 नए मामले कोरोना के महाराष्ट्र में। 1,26,000 एक्टिव केस। वहीं नागपुर की बात करें तो 21 मार्च तक नागपुर में लॉकडाउन लगा दिया गया है। आपको बता दें महाराष्ट्र में अब तक कोरोना की वजह से 52,000 से ज्यादा मरीजों की मौत हो चुकी है। शेयर बाजार में जारी तेजी का फायदा उठाने के लिए इस हफ्ते आईपीओ की बहार है। इस हफ्ते 6 कंपनियों के आईपीओ में निवेश के मौके हैं। पूरी जानकारी के साथ हमारे सहयोगी वरुण जुड़ चुके हैं। वरुण, ओवर टू यू। देखिए, इस हफ्ते तो आईपीओ की भरमार है मार्केट में। करीब 6 कंपनियां हैं जो बाजार में उतरी हैं, आईपीओ ला रही हैं जो, और ये कंपनियां जो है आईपीओ के जरिए करीब 4,500 करोड़ के आसपास जुटाने वाली है। तो काफ़ी सारा पेपर है जो इस हफ्ते बाजार में उतर रहा है। सबसे पहले अनुपम रसायन, 12 मार्च को इस कंपनी का आईपीओ खुला था, 16 तारीख को बंद होने वाला है और काफ़ी बेहतरीन सब्सक्रिप्शन इस कंपनी को मिला है। और देखिए, ये कंपनी जो है स्पेशलिटी केमिकल के कारोबार में है और आईपीओ के जरिए 750 करोड़ के आसपास ही जुटाने वाली है। क्राफ्टमैन ऑटोमेशन, इस कंपनी का आईपीओ जो है 15 तारीख को खुला, 17 मार्च को ख़त्म होने वाला है, बंद होने वाला है। जो प्राइस बैंड है 1488 से 1490 रुपये का है और 824 करोड़ के आसपास ये कंपनी जो है आईपीओ से जुटाने वाली है। और यहाँ पे जो ओएफएस है 674 करोड़ का है, फ्रेश इशू जो है करीब 150 करोड़ के आसपास का है। तीसरी कंपनी है लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स। ये कंपनी जो है ये भी कहीं ना कहीं स्पेशलिटी केमिकल के कारोबार में है और 15 मार्च से 17 मार्च तक इस कंपनी का आईपीओ खुला रहेगा और कंपनी जो है करीब 600 करोड़ के आसपास इस पूरे आईपीओ से जुटाने की योजना बना रही है। अगली कंपनी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और वो है कल्याण ज्वेलर्स। ये इस हफ्ते का सबसे बड़ा आईपीओ रहने वाला है क्योंकि ये कंपनी जो है आईपीओ के जरिए करीब 1100 करोड़ के आसपास जुटा रही है। 16 मार्च को आईपीओ खुलेगा, 18 मार्च को बंद होगा। 86 रुपीज़ से 87 रुपीज़ का प्राइस बैंड कहीं ना कहीं रखा गया है। और देखिए, ये कंपनी ज्वेलरी सेगमेंट में काम करती है और इस आईपीओ को लेके लोगों में काफ़ी उत्साह है। अगला आईपीओ है सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक। नाम से ही पता चलता है कि एक स्मॉल फाइनेंस बैंक है ये कंपनी। 17 मार्च को आईपीओ खुलेगा, 19 मार्च को खत्म होने वाला है और 583 करोड़ के आसपास एक कंपनी जो है इस आईपीओ से जुटाने वाली है। और सबसे आखिरी में लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग आईपीओ यही है और वो है नज़ारा का। 17 तारीख को खुलेगा, 19 तारीख को बंद होगा। कंपनी करीब 580 करोड़ इस पूरे आईपीओ से जुटाने वाली है और इस आईपीओ को लेकर लोगों में काफ़ी उत्साह है क्योंकि गेमिंग कारोबार में ये कंपनी है और कहीं ना कहीं इस कंपनी को लेकर लोग काफ़ी कॉन्फिडेंट है कि आगे ग्रोथ स्टोरी काफ़ी बेहतर रहेगी। और जो प्राइस बैंड रखा गया है वो 1100 रुपये के आसपास का रखा गया है। तो ये 6 कंपनियां हैं जो इस हफ्ते आईपीओ के जरिए करीब 4,500 करोड़ के आसपास जुटाने वाली है। तो काफ़ी उत्साह है प्राइमरी मार्केट्स में इन आईपीओ को लेकर। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे वरुण आपका। और चलिए अब सुनते हैं कि जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी आज खुले दोनों आईपीओ में से किस में पैसा लगाने की सलाह दे रहे हैं। अनुपम रसायन क्या करें? रिस्क लेने की जिनकी क्षमता है ओके, वो लोग आईपीओ में पैसा लगाएं या फिर आप बहुत लॉन्ग टर्म के लिए लगाएं। उनके लिए सेक्टर बढ़िया है, पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ जो अच्छी है कि रेवेन्यू ग्रोथ जो आई है इस साल वो 45% आई है। अब कहाँ से इतनी बड़ी 45% रेवेन्यू ग्रोथ आई है, वो सुपर है। तो वही वाली बात टू गुड टू बिलीव है। और पिछले 3 सालों में इन्होंने बड़ा एक्सपेंशन प्लान किया है। तो एक्सपेंशन प्लान जो किया उसका भी इम्पैक्ट आपको फाइनेंशियल में अगले समय में देखने को मिलेगा। लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए सर इस पर? लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स में आप लिस्टिंग गेन्स के लिए भी पैसा लगा सकते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए भी। लिस्टिंग गेन्स में सब एमटीआर जैसे तोड़फोड़ लिस्टिंग गेन नहीं मिलेंगे। ऑलराइट, लेकिन ऐसा भी नहीं कि आप निराश हो। तो मेरा ये समझना है 40-50% के आसपास के लिस्टिंग गेन तो आसानी से मिल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उसमें उसकी रीजन डीप ये कि वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव है, इन्होंने जगह छोड़ी है।
कि आप इंडस्ट्री से कंपेयर करें तो थोड़ी अपसाइड है, उस हिसाब से लिस्टिंग पर भी गुंजाइश है। और लॉन्ग टर्म के लिए स्टडी ग्रोथ के लिए आप इसको पोर्टफोलियो में रखें तो भी समस्या नहीं। जब तक केमिकल इंडस्ट्री का साइकिल चल रहा है तब तक तो ये पैसा बनाएगा। क्लियर है सर। क्राफ्टमैन ऑटोमेशन सर, इस पर क्या राय देंगे? ऐसी बहुत सारी आपको ऑटो एंसिलरी कंपनियां मिल जाएगी जिनके वैल्यूएशन सस्ते हैं। सो एकदम शॉर्ट टर्म के लिए आज से सोच रहे हैं अवॉइड, लॉन्ग टर्म के लिए ओनली हाई रिस्क टेकिंग इन्वेस्टर्स वो ले। कंपनी का क्लाइंटल बहुत स्ट्रांग है, 30 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है, वैल्यूएशन रीजनेबल है, वो लॉन्ग टर्म में काम आ सकते हैं। शॉर्ट टर्म में एक नेगेटिव जो है वो बड़ा है, डेट बहुत ज्यादा है, 700 करोड़ का डेट दिख रहा है जी। और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए जी बिजनेस। नमस्कार।